अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम विलियम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने MMP2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है MMP2 के कोर्स में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 2 स्पेशल फंक्शंस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो जो पहली एप्लीकेशन थी पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट पी के लिए। और हमने जो एक्सप्रेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था इसमें, उसमें आपने देखा था कि जो आर था उसके साथ पोटेंशियल का इन्वर्स रिलेशन था, जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर आर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती जाए तो जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इसी तरीके से अगर आर हमारे पास कम होता जाए तो पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज भी हम एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को ही डिस्कस करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब डायपोल क्या होता है ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ रहे हैं। डाय का मतलब टू, पोल का मतलब पोल, दो पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब जैसे आपने पीछे देखा था कि पॉइंट चार्ज एक सिंगल चार्ज आपने लिया था, अब हम दो चार्जेस लेंगे। जब हम डायपोल की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू की आप बात करेंगे। डायपोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जिसे हम स्मॉल डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा ना हो, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप ले लेंगे तो फिर डायपोल नहीं बनेगा, बल्कि आप एज अ पॉइंट चार्ज ही उसे कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन है डायपोल के लिए कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, तभी हमारे पास डायपोल बनेगा। और दो चार्जेस इक्वल लेकिन ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ तक आपको डायपोल की समझ आ गई कि डायपोल हमारे पास होता क्या है। बेसिकली आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। फिर हम डायपोल से डायपोल मोमेंट को भी डिस्कस करते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, P=QL, जिसे आपने पढ़ा हुआ है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब तक कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी तरीके से हमने जैसे पिछला केस लिया था कि एक पॉइंट चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज के बाद हमने एक पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी के ऊपर हमने चार्ज क्यू की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे डायपोल। डायपोल का मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब इस डायपोल की वजह से हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। कहाँ पर फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल, उसी पॉइंट पी के ऊपर ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अब हम दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की वजह से पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। पिछले केस में हमने क्या किया था, एक ही चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया था पॉइंट पी के ऊपर। सो इन द प्रीवियस केस वी हैव डिस्कस द पॉइंट चार्ज। हमने क्या डिस्कस किया था, पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया था प्रीवियस केस में। इन दिस केस, अपने आज के केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज को डिस्कस नहीं करेंगे, कंसीडर करेंगे एक डायपोल को। डायपोल मैंने आपको बता दिया क्या होता है हमारे पास। एंड नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट दी पोटेंशियल, और हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर, पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू दी डायपोल, डायपोल की वजह से। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कंसीडर दैट वी हैव अ डायपोल। हम क्या करेंगे कि कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है, उसको हमने रखा हुआ है कहाँ पर, जी एक्सिस पर। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज लिया था उसे मैंने जी एक्सिस पर रखा था, उसी तरीके से जो हमारे पास डायपोल होगा उसे हम रखेंगे जी एक्सिस के ऊपर। एंड कंसीडरिंग द पॉइंट पी, और उसी तरीके से जैसे हमने पीछे पॉइंट पी लिया था उसी तरीके से हम पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे एट विच द पोटेंशियल इज टू बी फाइंड, जहाँ पर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या मतलब हुआ कि हमने पीछे देखा था
कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायपोल को। तो डायपोल में क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू भी लेंगे, माइनस क्यू भी लेंगे, और उन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। So then as we know that the potential is due to the dipole is, अब हमने पीछे जो सबसे पहला स्टेप किया था वो हमने किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज के लिए उसकी इक्वेशन लिखी थी। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इक्वेशन है, जो आपने पिछले क्लासेस में डेरिवेशन की है, उससे जो इक्वेशन आती है डायपोल के लिए, वो इक्वेशन को हम यूज करेंगे। उसकी डेरिवेशन आपने नहीं करनी, डायरेक्ट उसी इक्वेशन को हम पुट करेंगे, उससे नेक्स्ट की डेरिवेशन हम करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 मैंने लिखी हुई है। ये किसकी इक्वेशन है, पोटेंशियल की इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। किसके लिए, डायपोल के लिए। अब आपने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था कि हमारे पास जस्ट एक R1 आया था उस केस में, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दो R आए हैं, एक R1 और एक R2 आया है हमारे पास। बेसिकली अगर हम डायपोल के लिए पोटेंशियल को फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आती है, Q डिवाइडेड बाई 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। अब पीछे पॉइंट चार्ज में मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसी का आर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, फिर आपको ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपको सही से समझ आ जाएगी। मैंने कहा था कि जो डायपोल होता है वो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं हमारे पास। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने दो चार्जेस ले लिए जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट होंगे, प्लस क्यू होगा और माइनस क्यू होगा। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने प्लस क्यू ले लिया और ये मैंने माइनस क्यू ले लिया। सेकंड स्टेप हमने क्या किया था कि हमने दोनों चार्जेस को, पॉइंट चार्ज जो हमने पीछे लिया था उसे हमने जी एक्सिस पर रखा था। तो मैंने इन दोनों चार्जेस को जी एक्सिस पर रख दिया, ये रहा मेरा जी एक्सिस। फिर हमने पॉइंट्स को नाम दिए थे कि जहां पर हमने रखा है वो z इज इक्वल टू ए है, ये मैंने प्लस के लिए नाम दे दिया, और z इज इक्वल टू माइनस है, माइनस क्यू के लिए मैंने नाम दे दिया। अब हम लेते हैं कोई एक पॉइंट P जिसके ऊपर हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस डायपोल की वजह से। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर कहीं भी दूर एक पॉइंट पर एक पॉइंट ले लें P, जिसे मैंने P का ही नाम दे दिया है, पिछले केस में भी मैंने P का नाम दिया था। तो इस पॉइंट P का जो Q प्लस Q से रिलेशन है, जो प्लस Q से सॉरी डिस्टेंस बनेगा, वो बनेगा R1, जैसे पिछले केस में था हमारे पास। इसी तरीके से इस पॉइंट P का जो माइनस Q से डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा R2। एक R1 आ गया हमारे पास, दूसरा आ गया R2। अब यहाँ से जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया है R का। एंगल हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास थीटा बन रहा है। अब 0 से टोटल यहाँ तक हमारे पास कितना एंगल आ गया, पाई का एंगल आ गया, पाई माइनस थीटा, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि R इज ग्रेटर देन A। पीछे क्या था कि आपका जो A है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, मतलब जो चार्ज का अपना रेडियस है उससे बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए कि जो R है हमारे पास वो ग्रेटर देन है A की निस्बत। तो अब अगेन यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करेंगे तो वो ज़्यादा जो वैल्यू होगी, अगर उसकी पावर इंक्रीज करती जा रही है तो वो वैल्यू कम होती जाएगी। सो इन इक्वेशन 1/R1 इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ये जो R1 है, अब आपको पता चल रहा होगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। देखें इन दोनों के दरमियान R1 का डिस्टेंस है, और ये जो 1/R2 है, मतलब ये जो R2 है, ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है। P और नेगेटिव Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो माइनस R2 है, R2 है, तो हमारे पास माइनस R2 आ गया यहाँ पर। तो 1/R1 प्लस Q की वजह से, 1/R2 माइनस Q की वजह से हमारे पास आ गया। बट द टोटल पोटेंशियल विल बी, जो टोटल पोटेंशियल है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन में जो टोटल पोटेंशियल है, ये तो अलजेब्रिक सम है इन दोनों का, ये माइनस Q के लिए और ये प्लस Q के लिए। तो अलजेब्रिक सम दोनों का पोटेंशियल जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो अगेन हमने क्या किया था, यूज किया था कोसाइन लॉ को पिछले केस में।
तब हमने सिर्फ R1 के लिए यूज किया था। अब हमारे पास दो केसेस हैं, एक R1 का है, दूसरा हमारे पास R2 का है, तो दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। R1 मेरे पास प्लस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था कि माइनस का साइन आएगा आपके पास, और माइनस क्यू चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस का साइन आएगा। तो देखें R1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा टू पावर 1/2। और इसी तरीके से जो R2 होगा मेरे पास वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा टू पावर 1/2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 एंड 3। सो ये जो इक्वेशंस मेरे पास आई हैं जिन्हें मैंने कोसाइन लॉ से फाइंड आउट किया है, इक्वेशन R1 वाली और R2 वाली, इन दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि इक्वेशन 1 में आपने देखा था हमारे पास 1/R1 था माइनस 1/R2 था। तो R1 और R2 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने इक्वेशन 2 और 3 में फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 में मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है, ये थी मेरे पास R1 की वैल्यू, जब मैं ऊपर ले गई हूँ तो माइनस का साइन आ गया है माइनस, और ये वाली जो वैल्यू थी ये मेरे पास थी R2 की वैल्यू, जब मैं इसे ऊपर ले गई हूँ तो ये माइनस 1/2 आ गया है मेरे पास। सो हमने क्या किया था, पीछे हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया था, आर स्क्वायर टू पावर माइनस 1/2, अगेन इसमें भी हम ये वाला फैक्टर कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये जो 2 है कैंसिल आउट हो जाएगा, r टू पावर -1 बच जाएगा। तो मैंने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया है, r टू पावर -1 को 1/r डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। q डिवाइडेड बाय 4/ε0 था पहले, जब मैंने r स्क्वायर ये वाला स्टेप परफॉर्म किया तो ये 1/r मैंने यहाँ पर लिख दिया। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2a/r cos थीटा प्लस a/r होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, -1/2 माइनस 1 प्लस 2a/r और cos थीटा प्लस a/r स्क्वायर आ जाएगा, और पूरे की पावर -1/2 आ जाएगा। यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर पॉलिनोमियल का जो हमने जनरेटिंग फंक्शन यूज किया था उसी का एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इन सीरीज के ऊपर जो हमने जनरेट की हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाहर वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। ये पूरा जो है ये पॉलिनोमियल के इक्वल हमें वैल्यू दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं x हमारे पास ये cos थीटा आ जाएगा, t हमारे पास a/r आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p एन x की जगह मैंने cos थीटा पुट कर दिया, t की जगह मैंने a/r टू पावर n पुट कर दिया, माइनस फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर है। अब ये था हमारे पास प्लस के लिए, तो प्लस के लिए सॉरी माइनस क्यू के लिए था, ये हमारे पास ये वाला प्लस क्यू के लिए था, और ये वाली जो टर्म है ये माइनस क्यू के लिए थी। तो माइनस क्यू के लिए हम कैसे लिखेंगे, पी एन कॉस थीटा -1 टू पावर n a/r टू पावर n, मतलब दोनों में आपको डिफरेंस शो हो जाएगा। -1 टू पावर n आप किसके साथ लगाएंगे, माइनस क्यू चार्ज के साथ, और सिंपल आप ये अगर लिख रहे हैं तो ये होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन गई। तो इक्वेशन 6 को अगर सिंप्लीफाई करें हम तो हमारे पास आएगा, मतलब n की वैल्यू को वेरी करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, जो मैंने यहाँ इक्वेशन 7 में मेंशन की हुई हैं कि p नॉट cos थीटा, ये p नॉट cos थीटा इसके लिए था, फिर माइनस p नॉट cos थीटा, मतलब ये p नॉट cos थीटा अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए आया है मेरे पास। सो प्लस 2p1 cos थीटा a/r प्लस अप टू सो ऑन, और हायर टर्म्स हमारे पास आती जाएंगी a/r स्क्वायर क्यूब और इस तरीके से आती जाएगी। लेकिन हायर टर्म्स को क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे, रीजन आपको पता है, पावर ज्यादा होती जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो यहाँ से प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिल गया, 2p1 cos थीटा a/r। अब यहाँ पर भी आपको पता है a/r आपके पास t है, cos थीटा आपके पास क्या है, x है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो इक्वेशन 8 मेरे पास आ गई थी उसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, क्योंकि हम डायपोल को डिस्कस कर रहे हैं, उसी के साथ मैंने डायपोल मोमेंट भी आपको बता दिया कि वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताता है। तो मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो मुझे यहाँ से डायपोल मोमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2qa यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया, 4πε0 डिवाइडेड बाय r था, मैंने इसको r स्क्वायर लिख दिया, मतलब r से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें r स्क्वायर प्रोवाइड करेगा। p1 cos थीटा मैंने अलग लिख दिया है। अब हमारे पास फैक्टर था, अप्रोक्सीमेशन थी कि r इज ग्रेटर देन a, तो a/r क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू हमें दे रहा है तो ये हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो यही रीज़न है कि जब ये वाली वैल्यू हम लेते हैं
पावर ज़्यादा होती जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिलती जाती है, तो हम हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं कि वो हमें कम वैल्यू दे रही हैं। तो हायर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, जस्ट पहली 2-3 टर्म्स को यूज़ करेंगे या जस्ट एक टर्म को आप यूज़ कर लें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन 9 में ये वाला जो फैक्टर है QA, ये जो QA है ये बेसिकली आपको बता रहा है चार्ज और उनके दरमियान में डिस्टेंस के बारे में हमें बता रहा है। जैसे हमारे पास था P इज इक्वल टू QL, ये जो L है यहाँ पर A को शो कर रहा है, तो P इज इक्वल टू QA जो है ये डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है इस इक्वेशन 9 में। तो मैं इसकी जगह पुट कर सकती हूँ, डायपोल मोमेंट को आपको पता है हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, तो इस QA की जगह मैं P भी लिख सकती हूँ, स्मॉल p। सो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल P1 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा जो हमने पीछे अप्रोक्सीमेशन लगाई थी, P1x इज इक्वल टू x, सो P1 cos थीटा हमारे पास आ जाएगा cos थीटा के इक्वल ही। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टर की जगह P1 cos थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं जस्ट cos थीटा इस इक्वेशन 13 को यूज़ करते हुए, और इक्वेशन 12 को आप पुट करेंगे स्मॉल p इस फैक्टर की जगह इक्वेशन 9 में QA की जगह। नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने यही जो दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 12 डायपोल मोमेंट की इक्वेशन और P1 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वेशन 13, इसे मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन 9 के अंदर। तो मुझे क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा 2p, p बेसिकली QA है, डायपोल मोमेंट है मेरे पास, और cos थीटा मेरे पास किसके इक्वल था, P1 cos थीटा था मेरे पास वहाँ, तो मैंने लिख दिया cos थीटा इस अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए, डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। सिंप्लीफाई करें आपके पास आ जाएगा p cos थीटा डिवाइडेड बाय 2πε0 r स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 15 जो हमें प्रोवाइड कर रही है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट द पॉइंट P के ऊपर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, जो हमें मिल गया इक्वेशन 15 में। अब इक्वेशन 15 में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, डायपोल मूवमेंट के ये पोटेंशियल जो है ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन किसके साथ बन रहा है, आर स्क्वायर के साथ। पीछे आपने देखा था जो पॉइंट चार्ज था उसमें जस्ट आर था हमारे पास, यहाँ पर आर स्क्वायर है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आर को इंक्रीज करते हैं 1 टाइम तो स्क्वायर होने के बाद वो वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर गई है आर की तो पॉइंट P क्या होगा, वो डायपोल से दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज की है, पॉइंट P दूर हो गया है, तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई और आर का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है आपस में। तो अगर आर आप कम करते जा रहे हैं, तो अगर आपने 1 टाइम कम किया है तो फिर क्या होगा हमारे पास कि पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करना शुरू होगा, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास। तो ये हमने रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन 15 से कि ये इक्वेशन 15 हमें बता किसके बारे में कि अगर आप आर की वैल्यू को ज़्यादा करते जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होता जाएगा, अगर आर की वैल्यू को कम करते जाएं तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। Here if A is greater than R, हमने अप्रोक्सीमेशन क्या लगाई थी, R is greater than A। अगर A is greater than R हो जाए इंस्टेड ऑफ R is greater than A तो सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को, और एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन में हमने सेकेंड एप्लीकेशन आज डिस्कस की है पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, जिसमें हमने डायपोल को डिस्कस किया और उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसे हमने डिस्कस किया और उसका जो मैथमेटिकल रिलेशन था वो हमने ड्राइव किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रेकरेंस रिलेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीजेंडर पॉलिनोमियल के रेकरेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा मुझसे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।